नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। लखनऊ अग्निकांड ने 15 मासूम जिंदगियों को खत्म कर दिया, 15 परिवारों को तबाह कर दिया। कई सवाल हैं जिनका जवाब न सिर्फ पीड़ित परिवार तलाश रहा है, बल्कि हर वो शख्स जानना चाहता है जो अपने घरों से बाहर निकलता है। जिनके बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो कुछ सपने लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से निकलती हैं उनकी अधजली लाशें और उखड़ती सांसें। दिल्ली के होटल में आग लगी, 20 जिंदगियां झुलसकर खत्म हो गईं तो देश भर में ऑडिट हुए। यूपी में भी ड्राइव चलाई गई, लगा कि सिस्टम जाग रहा है, लेकिन लखनऊ में 15 मासूमों की जिंदगियां धूं-धूं कर जल गईं तो पता चला कि सिस्टम तो कभी जागा ही नहीं था, जागने का दिखावा भर किया गया था। लखनऊ की जो बिल्डिंग लाक्षा गृह बनी, उसका नक्शा पास हुआ था आवासीय, लेकिन बिल्डिंग थी कमर्शियल। न फायर एनओसी थी, न नक्शा पास था। एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट था, छत पर जाने का रास्ता बंद था। अंदर आग पर काबू पाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हद तो यह थी कि मेन गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था। बिल्डिंग में आग लगी तो बिजली गई और गेट ऐसा बंद हुआ कि उसने 15 जिंदगियों की बचने की उम्मीदें धुआं धुआं कर दी। सवाल है कि जब अग्निकांड हुआ तब इन लापरवाहियों का खुलासा हुआ, तो क्या ऐसी लापरवाहियों और चूक उजागर तभी होंगी जब दर्जनों जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे 2016 में ध्वस्त करने का आदेश आ चुका था, लेकिन 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया जिससे बिल्डिंग गिराने का आदेश वापस हो गया। उसके बाद भी 10 साल हो गए, किसी ने लापरवाही की ओर ध्यान नहीं दिया। अग्निकांड हुआ तो 4 अफसर सस्पेंड हो गए, 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए, एसआईटी जांच में लग गई। सवाल यह है कि आखिर इस आग से बचाएगा कौन। सवाल यह कि देश भर में और कितनी इमारतें हैं जो कभी भी लाक्षागृह बन सकती हैं। सवाल है कि चंद सियासी बयान और फौरी एक्शन से झुलस चुकी 15 जिंदगियों को इंसाफ कब मिलेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इस अग्निकांड पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। परिवार वाले ही दुख समझते हैं परिवार के लोगों का, जिनका परिवार नहीं वो दुख नहीं समझ सकते परिवारों का। और सबसे बड़ा दुख होता है अपनी नई पीढ़ी के जाने का, अपने परिवार के बच्चे का जाने का, अपने परिवार का बेटा जाने का, अपने परिवार की बेटी जाने का। और हमने आपने देखे कितने दिखावटी आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग, कैमरा देख करके दिखावटी आंसू बहा रहे हैं, और जैसे ही कैमरा हटता है उनके आंसू रुक जाते हैं। कैमरे के सामने आंसू और कैमरा हटते ही आंसू बंद हो जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है मदद करने की। 5 लाख पर्याप्त नहीं है जो मदद कर रही है सरकार। जब सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, तो उन्हें बड़े पैमाने पर मदद करनी चाहिए परिवार के लोगों की। भ्रष्टाचार सब मानकों से ऊपर है, और जब भ्रष्टाचार से सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। नक्शे जो पास हो रहे हैं, जो एनओसी मिल रही है, अगर जांच करेंगे तो आप बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दोषी पाएंगे। अब दोषी कौन है, इसके पीछे कितने किरदार हैं, इस पर सरकार ने जांच शुरू कर दी है। वो पूरा अमला जिसे पहले एक्टिव होना चाहिए था, वो 15 मौतों के बाद जाग तो गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक जागेंगे, कब फिर सो जाएंगे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुपम मिश्रा, प्रवक्ता आरएलडी जुड़ेंगे, अतुल गर्ग, पूर्व डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस हमारे साथ जुड़ेंगे, ए के जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और फराज किदवई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी, आप लोगों का तो परिवार है, आप परिवारों की दुख भी समझते हैं, परिवारों की मजबूरी भी समझते हैं, उनकी पीड़ा भी समझते हैं। 2016 में क्या आपको ये समझ नहीं थी? 2016 में ऐसा क्या हो गया था कि जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलना था वो बुलडोजर रुक गया? प्राची जी, 9 साल से तो बुलडोजर चल रहा है, तो उस बुलडोजर के पहिए किसने रोक दिए थे? और मैं तो एक बात आपके माध्यम से आज उठाना चाहता हूं। आप बोल रही है ना भी कि इस आग के बाद लोग जग गए और ये कब तक जगेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि अभी मुश्किल से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले लखनऊ के लेवाना स्वीट्स होटल में एक अग्निकांड हुआ था, उसमें 4 लोग मारे गए थे। उसके बाद में एक शायद एसआईटी भी गठित हुई थी, और एलडीए ने उस होटल को ध्वस्त करने के ऑर्डर भी दे दिए थे। क्या वो होटल ध्वस्त हुआ?
प्राची जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने रिपोर्टर से पूछिएगा कि वो लेवाना स्वीट्स जाएगा और आपको रिपोर्टिंग करेगा कि क्या वो होटल ध्वस्त हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ खाली लीपापोती हो गई। प्राची जी, ये जो अग्निकांड में, ये अग्निकांड नहीं है, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, ये हत्याकांड है। और मैं हत्याकांड इसलिए बोल रहा हूं कि लखनऊ तो स्मार्ट सिटी बना दी गई थी ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। प्राची जी, मैं आपको एक और बात बता देता नहीं हूं। फराज किदवई जी, सवाल पूछना आपका अधिकार है और सवाल आप बड़े अच्छे से भी पूछते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर भी तो जवाब दीजिएगा ना। 2016 में जो बिल्डिंग मई 2016 में जिसे अवैध घोषित कर दिया जाता है, जिस पर बुलडोजर चलने का आदेश आ जाता है, ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाता है, 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया? उस वक्त तो आपकी सरकार की थी ना। अगस्त में ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस ले लिया जाता है और ये बिल्डिंग लीगल हो जाती है। क्या कर रही थी भाई उस वक्त आपकी सरकार या प्रशासन, क्या कर रहा था? प्राची जी, एक अजीब अनफॉर्चुनेट आज की तारीख में चीज ये है कि अगर कोई हादसा होता है और उसमें बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो सरकार, तो सवाल जो है वो विपक्ष से पूछा जाता है। हम तो बोलते हैं हमको मैंडेट नहीं मिला। फराज किदवई जी, हमको मैंडेट नहीं मिला, हमसे यहाँ कुछ कमियां विपक्ष, रह गई। नहीं, यहाँ विपक्ष हमसे के कुछ कमियां नेता रह होने गई। के नाते आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। यहाँ सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप परिवारों की पीड़ा को समझते हैं। बिल्कुल यहाँ समझते सवाल हैं। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप तो बिल्कुल बड़े समझते हैं। संवेदनशील हैं। यहाँ सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 2016 में आपकी सरकार थी। उस वक्त अगर प्राची आपने जी, जिम्मेदारी निभाई होती, ये सरकार तो चलिए आपके कहने पर मान लेती हूँ नकारा है, ये सरकार तो आंख बंद करके बैठी है, इस सरकार को तो पीड़ित परिवार की पीड़ा नहीं दिखती है, लेकिन आपको तो दिखती है ना। तो जो दिख प्राची रहा जी, था उस पर आंखें क्यों मूंद ली? क्यों वक्त रहते प्राची जी, कार्रवाई नहीं की? हमने मान लीजिए 8 महीने आंखें मूंद ली, 9 महीने। तो ये 9 साल से क्या कर रहे हैं? आंखें खोले हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं प्राची जी, कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के एनआईसीयू में 15 नवंबर आपने 2024 बहुत को आग आसानी लगती से है। कह दिया ना फराज जी सुनिए, कि 9 महीने सुनिए। हमने आंखें मूंद ली, चलिए मैं मान लेता हूँ। तो ये 9 महीने के हमसे बाद 9 हमसे साल गलती तक हो गई। खेल चलता रहा और हमसे- तब तक कोई अरे नहीं हमसे- जागा। फराज किदवई जी, मैं तो सबके लिए कह रही हूँ, कोई नहीं जागा, पूरा सिस्टम मौन था। आपकी सरकार भी खामोश थी और जो नई नवेली सरकार आई तमाम वादे करके वो भी खामोश रही। जो बुलडोजर चलाने में एक्सपर्ट है वो भी खामोश रही और उसका खामियाजा भुगता है 15 लोगों ने। आप करते रहिए जितनी कार्रवाई करनी है। वो 15 लोग प्राची जी, वापस नहीं आएंगे। अनामिका वापस प्राची नहीं जी- आएगी, अनामिका वापस नहीं आएगी, आदित्य वापस नहीं आएगा, कोई वापस नहीं आएगा। परिवार के लिए आपने जिंदगी भर का दुख छोड़ दिया है। अनुपम मिश्रा जी, आपने तो चलिए हिम्मत जता दी कि आप अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए, इस मुद्दे पर बोलने के लिए आ गए। जिम्मेदारों के पास तो आज इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो हमारे सवालों का सामना कर सके। सरकार में से तो कोई नहीं आया बात करने के लिए। आप ही जवाब दे दीजिए, कौन है जिम्मेदार? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्या कर रहे थे 10 सालों से आप लोग? प्राची जी, बहुत ही संवेदनशील और दुख समाचार है ये जो हम लोग कल से देख रहे हैं, और कई डिबेट्स में भी इस पे हमने सहभागिता की। इसमें कोई दोष राय नहीं है कि हम कहीं ना कहीं, ये दोष हम पर भी, हम सरकार में, हम व्यवस्था के अंग हैं, और ये हादसा अगर हुआ है तो हम इससे कंधे नहीं झाड़ सकते हैं। ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर हर तरीके से, और हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 बातें अवश्य कहना चाहेंगे कि इतनी संवेदनहीनता न विपक्ष में होना चाहिए न बाकी लोगों में होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करें। जिस बात का आप प्रश्न पूछती हैं उसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी देने से रहे। वो इधर उधर की बात करेंगे, तो आप आपके दे समय में दीजिए ऐसा ना। हुआ, सुने, आपके आप समय दे में दीजिए, आप दे दीजिए। मैं आप दे मैं दीजिए। उसका विपक्ष के नेता सियासत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो बाद में तय कर लेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप बताएं नहीं, भाई, एक्सपर्ट सरकार है, बुलडोजर वाली इमेज है आप लोगों की। आपके नेता की हर जगह पर बुलडोजर से स्वागत होते हैं, मुख्यमंत्री के बुलडोजर से स्वागत होते हैं। 10 साल तक कहां थे आप लोग? क्यों ये बिल्डिंग खड़ी रही? नहीं प्राची जी, एक तो देखिए, 2 चीजों को समझना पड़ेगा हमें। एक ये है कि जब ये कल हादसा होता है तो ऑन द स्पॉट डिप्टी सीएम खुद पहुंचते हैं, और अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री वहां पर थे। उसके बावजूद वो सारे कार्यक्रमों को निरस्त करके घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जांच के तुरंत आदेश होते हैं, सब कुछ जो संभव था उस समय मदद की जाती है। ये तो विषय बात का है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या अनुपम नहीं हुआ, मिश्रा जी, उसकी बात बहुत उसकी खूब कही आपने। आपकी जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम मौके पर जाएं, मुख्यमंत्री मौके पर जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं किया बिल्कुल। साहब आपने।
ये जिम्मेदारी है आप लोगों की, आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। और मुझे इतना बता दीजिए ना अनुपम जी, मुख्यमंत्री के ग्राउंड पर जाने से, डिप्टी सीएम के आंसू बहाने से या प्रशासनिक अमले के एक्टिव हो जाने से ये जो बहन रो रही है ना, इसके आंसू पोंछ पाएंगे? भाई को वापस ला पाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल 21 भी साल नहीं। के, वो 30 साल के बच्चों को वापस ला पाएंगे जो अपने परिवार के सहारा बने थे? मैं स्वयं कह रहा हूं प्राची जी, मैं सुबह से आज आपकी ये तीसरी डिबेट है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मैं सुबह से कह रहा हूं जिस परिवार पे ये दुख का पहाड़ टूटा है उसे कोई कम नहीं कर सकता, ना कोई मुआवजा कम कर सकता है, ना कोई नौकरी कम कर सकती है, ना किसी तरीके का ढांढस कम कर सकता है। लेकिन समझना हमें इस बात को भी पड़ेगा कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो ये व्यवस्थाएं उसी समय क्यों जागती हैं। अभी फिर कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा होगा, उसका लाइसेंस चेक किया जाएगा, उसका फायर ब्रिगेड का लाइसेंस है कि नहीं है। जब कोई बम फटता है तो हम रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक करते हैं। मैं जब बात कर रहा हूँ पूनावाला जी, तो ध्यान से सुनिए, अपने समय में बोलिएगा, इन्फ्लुएंस मत करिए टाइम को। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे आप बात करने देंगे? अगर आपको इस पर पॉलिटिक्स करनी तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप पूछ लीजिए। तो मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो उसे ध्यान से सुनिए। 9 साल से सो रहे थे, वो मैं बताइए वैसे ना ही सर। 9 साल से सो रहा था। अगर आप अब क्यों जाग रहे? हम भी आपसे वही पूछ रही प्राची, अब क्यों जाग रहे? 9 साल से क्या कर रहे थे? एक भी नेता का बच्चा, किसी का बच्चा नहीं मरना चाहिए था वहां पर। गरीब के बच्चे मरे, मिडिल क्लास के बच्चे मरे, वो गुजर गए। होता है जब कोई हादसा कहीं पे भी होता है तो वहां पर ये जाति, धर्म और नेता और अधिकारी या चपरासी का बच्चा देख के नहीं होता है। अरे आप नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, गरीब के बच्चे मरते हैं, ये सच्चाई को कबूल कीजिए। दिस इज नॉट डिबेट। अगर इस आदमी को यहाँ नौटंकी करनी है, अगर आपको बुरा लगता है, अगर इस आदमी को यहाँ पर नौटंकी करनी है, और अगर इस आदमी को यहाँ पॉलिटिक्स करनी है, तो आई एम सॉरी टू से। सुने अनुपम मिश्रा जी, अनुपम मिश्रा जी, अच्छा चले ठीक, मैं तहसीन, अच्छा सुने, मैं तहसीन जी को चुप करा दूंगी। तहसीन जी अपने सवाल आपसे बाद में पूछ लेंगे, ठीक? आपको तब अच्छा लगेगा, क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो आपको सियासत लगने लगता है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं क्यों ना पूछूं आपसे कि 9 साल तक ये सरकार, ये सिस्टम आंख बंद करके क्यों रहा? मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या जरूरी है कि जब 15 लोग अपनी जान गंवाएंगे तभी पूरा अमला एक्टिव होगा? इंतजार करते हैं आप कि 15 लोग मरेंगे या किसी की मौत होगी, चले हम जाग जाएंगे और कुछ दिन हम ऑडिट करेंगे, हम खेल खेलेंगे, हम ये बताएंगे हम कितने सजग हैं, हम सील कर देंगे कोचिंग सेंटर्स को, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाएंगे। प्राची जी, मैंने आपको यहीं से बात शुरू की थी और फिर मुझे वहीं से बात शुरू करनी पड़ रही है कि जब भी किसी भी तरीके के ऐसे हादसे होते हैं तब व्यवस्था में बैठे लोग इस तरीके की खाना पूर्ति करते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर या किसी पार्टी के सिर्फ प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मुझे भी चिंता है। हम लोग माँ बाप हैं, हम लोग परिवार में बच्चे हैं, हम सबको उनकी चिंता होती है। तो ये व्यवस्था से सवाल जैसे आप कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी इस व्यवस्था में हैं, हम लोग 2 दिन से व्यतीत हैं। मेरे तो घर से 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिनके कंधों पर व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो भी व्यवस्था से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, क्या करे भाई आम आदमी? और आई एम सॉरी अनुपम मिश्रा जी, आप आम आदमी के तौर पर नहीं बैठे हैं यहाँ पर, आप सरकार के नुमाइंदे के तौर पर बैठे हैं। आप में होगी इंसानियत, आपका भी कलेजा कांप रहा होगा। कल हमने देखा डिप्टी सीएम भी रो रहे थे। मैं जानती हूं आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन मुझे बताइए मैं क्या करूं उस परेशानी का? आप मुझे बताइए, क्या आप सौम्या को वापस ला सकते हैं? आप भविष्य को वापस ला सकते हैं? अनामिका को, मोहम्मद अम्मार को, जैनिल चक्रवर्ती को क्या आप वापस ला सकते हैं? सागर पर नीलेश, अब्दुल रहमान, शहजान सिद्दीकी और सुखमणि सिंह, क्या आप इन्हें वापस ला सकते हैं अपनी इस इंसानियत से? मैंने तो आपसे अभी प्राची जी पुनः वही बात कह रहा हूं कि वो दुख किसी भी तरीके के मुआवजे या किसी भी तरीके से नहीं लाया जा सकता, न कम किया जा सकता है। मैं तो आपके साथ बात कर रहा हूं और आपने जब मैंने डिबेट शुरू की, मैं जब आया तो आपने यही बात मुझसे कही कि आपने सहभागिता की। हम इससे खाली पीछे नहीं जा रहे हैं, हम सब उसी तरह, जैसे डिप्टी सीएम अगर दुखी थे तो इसलिए दुखी थे, उनके भी बच्चे हैं, वो भी उस पीड़ा को समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब मैं आपको राजनीतिक, मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त कर रहा हूं, पूरा अभियान इस पर लगातार बैठक हो रही है, इस बात को चॉकआउट कर लिया गया है। शहर की चाहे कोई भी बिल्डिंग, कोचिंग सेंटर हो, कोई हॉस्पिटल हो, होटल हो, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली अग्निकांड के बाद मैंने देखा था, इसी लखनऊ की खबरें मैंने दिखाई थी, पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें मैंने दिखाई थी। मैं भरोसा करना चाहती थी कि जो ऑडिट सरकार कर रही है वो वाकई में ऑडिट हो रहा है, लेकिन ये सब आई वॉश था, ये सिर्फ खाना पूर्ति थी। सोचिए, बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड पर उतरे थे देखने के लिए कि बिल्डिंग दुरुस्त है कि नहीं है,
लेकिन आप इस बिल्डिंग को नहीं पकड़ पाए जो अलीगंज में खड़ी हुई थी, पॉश एरिया में खड़ी हुई थी। ये है आपका फेलियर यहां पर अनुपम मिश्रा जी। और एडमिट करिए, भागने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आप में हिम्मत है, आप आगे मेरे सवालों को फेस करने के लिए। बाकी आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे की हिम्मत नहीं हुई कि वो आज आए और मेरे सवालों का जवाब दें। दुखदाई तो ये है, पीड़ादायक तो ये है। करण वर्मा जी, अनुपम मिश्रा जी जो कह रहे हैं, फराज किदवई जी जो कह रहे हैं, मैं क्यों ना कहूं ये सब मिलकर जान लेते हैं। सरकार कोई भी हो, व्यवस्था वैसी ही होती है, उतनी ही लचर होती है और आम आदमी मारा जाता है। प्राची जी, जरा मैं इनको बता दूं, अभी जो सरकार की तरफ से बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी से तो कोई आया ही नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई इस डिबेट को फेस करने की, दुम दुबा के भाग गए वो लोग तो। बट इन्होंने जो बात कही कि मैं आश्वासन दिलाता हूं, कैसे हम आश्वस्त हो जाएं आपकी बात पे। आपको पता है इन्होंने अभी बोला अलीगंज का इलाका, मैं तो वहीं से आता हूं, मैं महानगर में रहता हूं, मेरा बगल ही में सेटअप है, ऑफिस है, सब कुछ है। अलीगंज में एक फायर स्टेशन नहीं है। कोई इतना पॉश इलाके में, इन्होंने 2016 में कहा था हर बड़े इलाके में हम फायर स्टेशन इंश्योर करेंगे। चौक से, हजरतगंज से इस तरफ से आ रही है फायर ब्रिगेड बुझाने के लिए। यह तो हालत है आपकी व्यवस्था की। 10 साल हो गए आपको सरकार में, 8 साल हो गए, जितने भी हो गए, आप इतनी तो बेसिक फैसिलिटी दे नहीं पाए। यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुलडोजर चला दिया, ये कर दिया। अरे कम से कम आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ करिए आप। उसके बाद आप बड़ा एहसान जता रहे हैं। अरे मेरी सुबह से ये तीसरी डिबेट है, वो मुख्यमंत्री जी स्वयं आ गए वहां आशीर्वाद देने, तो हम लोग क्या हो जाए, लेट जाए वहां पे उनके चरणों में कि वो स्वयं मुख्यमंत्री आ गए या उप मुख्यमंत्री आ गए। ये जो आपके प्रवक्ता आते रहते हैं यहां तालियां बटोरने के लिए, आज कहां भाग गए सबके सब। जब कठिन दिन आया तो आपको आगे कर दिया। शर्म आनी चाहिए आज भाजपा को, उन्हें जवाब देना चाहिए। और हमारे जो फराज जी हैं भाई, अब आप वो कह रहे हैं भाई हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो, हम तो विफल थे ही थे, तभी तो हमें कान पकड़ के बाहर निकाला गया 2017 के अंदर। तो उनका कोई इरादा नहीं है कि हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे। और इनको एक और बात क्लियर होनी चाहिए, आरएलडी जी को भी, आरएलडी से जो हैं प्रवक्ता, कि मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। अरे आप अगर सवाल पूछ रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? फिर डाल दो इस्तीफा। अगर आपने भी सवाल पूछने, कुछ करना हो तब तो रहो सत्ता में। और आपको चुन के भेजा है जनता ने, जनता के बाप नहीं बनने के लिए भेजा है किसी को। आप सरकार को चुनती है जनता कि हमारा काम करो, इसलिए कोई आप एहसान नहीं कर रहे हो यहां पर बैठ करके। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। हाँ, बोले थे मिश्रा साहब आए, वो सवालों को फेस कर रहे हैं। मुझे मिश्रा साहब बताइए, दिल्ली में 1 महीने पहले आग लगी थी, पूरा का पूरा परिवार मर गया। क्या हुआ? किसकी सरकार थी, किसका प्रशासन था? वो भी नेहरू का दोष है। इसके 2 महीने पहले गोवा के अंदर आग लगी, 18 लोगों की मृत्यु हुई। जिन लोगों ने मृत्यु की, दिल्ली के लोगों ने, वो आज बेल है, वो पार्टी कर रहे थाईलैंड के अंदर। किसकी सरकार है? वो भी नेहरू का दोष है। अरे आप सरकार में हो, आपको चुना है सरकार ने। आपने 2014-2017 में कहा था नया भारत, नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे, और हर सवाल का जवाब है पहले क्या हुआ, आप क्या हो रहा है। उप मुख्यमंत्री रो रहे, किसी भी नेता का बच्चा नहीं था वहां पर, किसी का बच्चा नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हो आप? गरीब के बच्चे मरते हैं, आपके और हमारे बच्चे नहीं है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कब ये जिम्मेदारी तय की जाएगी? तहसीन जी, किसको आपने सस्पेंड किया है? कौन से मिनिस्टर ने रिजाइन किया है? मैं तहसीन जी यही तो पूछ रही हूँ ना। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही रहती है। 2016 में जिस बिल्डिंग को गिराने के आदेश थे, 2 महीने में एकाएक ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि जुलाई 2016 आते आते इस बिल्डिंग को ऐसे ही खड़े रहने दिया? गांधी जी का चमत्कार। ना पूछूं सवाल किसी से, गांधी जी का चमत्कार हुआ। ये किसकी मिलीभगत है? कौन कौन है जो पालता पोसता है ऐसे लोगों को जो चंद पैसों के लालच में 15 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर गए? तहसीन जी। अनुपम जी, लखनऊ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को अरेस्ट किया है? अरेस्ट छोड़ो, उसको सस्पेंड किया है आपने? किया है आपने उसको सस्पेंड? पहला स्टेप किया आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड? जी जवाब दे दे। किसकी जवाबदारी है? चलिए मंत्री की नहीं है, मान लेते। म्युनिसिपल कमिश्नर उस बाबू की है या नहीं है? क्या उसको सस्पेंड? वो भी नहीं किया आपने। बोले अनुपम जी। नहीं, ये प्रश्न पूछ लें, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा। ये प्रश्न पूछ लें पहले, मैं तू मैं नहीं चाहता हूँ। ये देखिए, इतना संवेदनशील और दुखद विषय है कि इस पर अगर हम इसी तरह से तू मैं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो नहीं ठीक है।
तहसीन जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं या जो हमारे करण जी ने कहा, उनकी बात, उनका रोष अपनी जगह बिल्कुल स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मैं इसलिए शुरू से भी वही बात कह रहा हूँ, तकलीफ हम सबको है। सस्पेंड किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं जो ये बात कह रहे हैं करण जी, मैं उससे भी बहुत सहमत रहा हूँ कि कम से कम प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पास एक फायर ब्रिगेड अब जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतनी डेंस पॉपुलेशन है। अनुपम मिश्रा जी, या तो आप सरकार के रोल को नहीं समझते, या तो नहीं, आप मैं सब समझते हुए समझता हूं। जानबूझकर मासूम बन रहे हैं। सरकार नहीं, मैं या सब तो आप समझ रहा हूं। जानबूझकर मैं मासूम बन रहे नहीं, हैं। आप सर क्या सुने ना, चाहते हैं कि सरकारें मैं इसलिए नहीं होती हैं, नहीं सुने अनुपम जी, नहीं, सरकारें आप इसलिए अगर नहीं ये होती चाह हैं रहे कि हैं- वो आए और आकर ये कहें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, हमें दुख है, हमें संवेदना है। नहीं, आपके पास अथॉरिटी है, आप पावर में हैं, आपको ये करना चाहिए था बहुत पहले, और कर देते तो ये 15 मासूम जिंदगियां आज नहीं उजड़ती। अनुपम मिश्रा जी, आपको इन सवालों नहीं, का मैं सामना सहमत नहीं हूं। करना पड़ता। और पूछिए मैं ना आपकी- अनुपम मिश्रा जी, आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता तो आए नहीं अपना पक्ष रखने, आप कम से कम पक्ष रखने आए, पूछिए ना सरकार से सवाल, है ना आप सहयोगी, क्यों नहीं दबाव बना रहे उन पर? जो आप कह रही हैं उसी का जवाब तो मैं दे रहा हूं, आप मुझे बात कंप्लीट नहीं करने दे रही हैं। अगर बोले। मैं साथ में सरकार की हूं तो सिर्फ डिफेंड करने के लिए नहीं हूं। जो बात सही है, जो बात गलत है, उस पर खुल के अपना पक्ष रख रहे हैं। और मैं उसी लिए, मैं चाहे करण जी बात कह रहे हैं या तहसीन जी कह रहे हैं, मैं दोनों की बातें सुन रहा हूं और दोनों के रोष को भी मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो जो रोष उनके अंदर मेरे अंदर भी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर हम तू मैं करें, ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और अलायंस होने के नाते कुछ ये नहीं कर जरूर सकते आप हमारा सर। पहला, अनुपम मिश्रा नहीं, जी, मैं बिल्कुल आपकी कर सकते। मजबूरी समझ गई, आप कुछ नहीं कर सकते। करण जी, तहसीन अगर- जी, अगर फराज आप- जी, अगर आप- ये तो भाई देखिए, तहसीन जी और फराज जी और करण जी, ये तो वो सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल वाजिब है। भाई इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, इनके हाथ में तो अथॉरिटी है नहीं, आपके हाथ में है। आप भी वही सवाल पूछेंगे तो फिर मैं किससे उम्मीद करूं? फिर तो मैं कहूंगी फेल्योर है, नाकामी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं होता अनुपम मिश्रा जी। एके जैन जी, मैं ये कह देता कि 2016 में फिर क्यों दे दी गई, वो मासूम जाने अरे नहीं वो जाती, ये सवाल तो भी मुझे है करना नहीं है। अनुपम जी, वो भी करना सवाल है, नहीं उसका जवाब देने के लिए फराज जी बैठे हैं। और वो तो नाकाम थे, इसीलिए उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। आपको सत्ता दी है, आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी समझें। एके जैन जी, बहुत सारी अब रुक जाएं सर। घटनाएं। एके जैन जी, जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब जब अग्निकांड होता है, जब जब कोई आपदा आती है, बहुत सारे लूप होल्स मिलते हैं, और उन लूप होल्स का फायदा उठाकर ये भ्रष्टाचारी, ये जो हत्यारे हैं, ये जान पर खिलवाड़ करते हैं। इस केस में किसकी क्या जिम्मेदारी है? एके जैन जी, जिम्मेदार तो बताने से रहे, आप ही बता दें। पहली जिम्मेदारी एलडीए की बनती। एलडीए जब तक फंक्शनल सर्टिफिकेट नहीं देगा बिल्डिंग को, तब तक बिल्डिंग ऑपरेशनल नहीं हो सकती है। एलडीए से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने फायर सर्विस की एनओसी फाइल पर देखी, या बिना फायर सर्विस की एनओसी देखे ही उन्होंने बिल्डिंग को फंक्शनल डिक्लेयर कर दिया और बिल्डिंग में व्यापारिक अधिष्ठान खुल गए। ये बड़ा एक उसका विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए गहन, इसको तफ्तीश का पार्ट होना चाहिए, जांच का नहीं। क्रिमिनल कल्पेबिलिटी इसमें निर्धारित की जानी चाहिए कि 2 महीने के अंदर 2016 में फाइल जो है वो क्लियर कर दिया गया, डिमोलिशन ऑर्डर, और बिल्डिंग फंक्शनल हो गई। भाई बिल्डिंग फंक्शनल कैसे हो गई? अच्छा, एनओसी, फायर सर्विस कितनी भी भ्रष्ट हो, फायर सर्विस इसमें एनओसी नहीं दे सकती, क्योंकि सिंगल स्टेयरकेस गया है ऊपर, वो दे ही नहीं सकते उसमें फायर की एनओसी। जो मैंडेटरी है वो प्रोविजन कराने होंगे। एस्थेटिक वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा ग्लास का फ्रंटेज कर दिया, बालकनी सब सील कर दी, और कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी है ऑक्सीजन के लिए, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी है इवैक्यूएशन के लिए। तो ये तो फायर सर्विस को भी देखना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं बड़ा स्पष्ट हर अग्निकांड के बाद कहता हूं, ये बड़ी गंभीर एक समस्या है, और ऐसी बिल्डिंग एक नहीं है, ऐसी बिल्डिंग सैकड़ों में है। और अगर हमने क्रिमिनल कल्पेबिलिटी नहीं इसमें निर्धारित की, इनको उस मुकदमों में जेल नहीं भेजा कंसर्निंग लोगों को, और डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ, डिपार्टमेंटल एक्शन के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता कि किसको क्या हुआ, कौन रीइंस्टेट हो गया, कौन क्या हुआ, किसी को मिसकंडक्ट मिली, किसी को नहीं मिली। 15 इसमें फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, 15 होनहार लोग इसमें उन्होंने जान गंवाई है। एक बात और बता दूं आपको, पहले के समय में एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी एनओसी मांगती भी नहीं थी फायर से, वो वैसे ही दे देते थे। वो तो जब फायर के बारे में एक ज्यादा अवेयरनेस हुई, फायर इंसिडेंट्स बढ़ने शुरू हुए,
तब ये हुआ कि भाई एनओसी कहाँ है, तब एनओसी लेनी शुरू करी है। सर, इन इसमें नियमों का और इन नियमों के लूपहोल्स का फायदा कैसे उठाना है, मैंने यही कहा ना, ये लोग बड़े बड़े अच्छे से जानते हैं। इस मसले में इतनी हाइट रखी गई इस बिल्डिंग की कि उसमें फायर विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। फायर विभाग ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने कहा हमें तो एनओसी लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस जगह का नक्शा रेजिडेंशियल के लिए पास हुआ, जिसमें बाकायदा था कि एक आंगन होना चाहिए, आगे और पीछे 3-3 मीटर का जगह छोड़ना चाहिए, वो कमर्शियल बिल्डिंग बन गई और सब अंधे हो गए, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। फायर विभाग झूठ बोल रहा है। अतुल जी, आपका कहना सही है। और एक बात और कह दूं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसको देखना चाहिए था यहाँ पे कितना अब ये बात अतुल जी बताएंगे, फिर उसके बाद तहसीन जी आप आएगा, वही बताएंगे फायर सेफ्टी विभाग क्या करता है। अतुल जी, जिस गलती का जिक्र किया जा रहा है, जिस लूप होल का जिक्र किया जा रहा है, आप मुझे बताइए क्या जिम्मेदारी है फायर विभाग की? जी, जैसे आपने बताया, डीजीपी सर ने बताया कि ये फायर डिपार्टमेंट एक तरह से थोड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसके पास केस भेजा जाता है, वो इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट, जैसे एलडीए को मांगना चाहिए, दिल्ली में एमसीडी को मांगना चाहिए। ये जो सारी बिल्डिंगें हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे, ये सारी वो बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल से इलीगली कमर्शियल में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग अथॉरिटी की है। लखनऊ में एलडीए होगी, हमारे यहाँ दिल्ली में एमसीडी है, ये उनको चेक करना होता है क्योंकि उनके पास फील्ड स्टाफ होता है। फायर डिपार्टमेंट का काम है आग गए बुझा के आ गए, फील्ड स्टाफ बहुत कम होता है, 0 ऑलमोस्ट होता है। हमारे पास केस को भेजा जाता है, जैसे एलडीए भेजेगा ये बिल्डिंग बन रही है, आप इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट बताइए, हम फायर सेफ्टी अरेंजमेंट उसको बताएंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये वो बिल्डिंग है ये जिन्होंने रेजिडेंशियल के लिए बिल्डिंग बनाई, उसके लिए फायर होने से लगता नहीं है, बाद में उसको उन्होंने कमर्शियल में कन्वर्ट किया। तो ये एक नेक्सस है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है और बिल्डिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ये बताइए, उसमें बिजली का कनेक्शन जब रेजिडेंशियल था, कमर्शियल में चेंज हुआ, इसका मतलब बिजली विभाग को पता था अब यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होगी, जीएसटी का लाइसेंस लिया होगा जरूर, सर्विस, तो कई डिपार्टमेंट को तो पता है ना कि कमर्शियल हुई। तो मुझे ये लगता है कि अब हमें ये करना चाहिए, एक सेंट्रल बॉडी हो, एक कॉमन कनेक्शन हो, जब भी कोई कमर्शियल काम होगा पहले फायर से एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए कंफर्म कर लिया जाए। फायर का एनओसी चाहिए तो उससे मांगा जाए। गवर्नमेंट ने सब जगह, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में हो गया है कि अब आपको फायर अफसर के पास नहीं जाना है, जो आप कहते हैं करप्शन है ये खत्म हो चुका है। अब आपको थर्ड पार्टी के पास जाना है। आप नहीं अतुल जी, इतने सारे विभाग, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतनी सारी फाइल्स, उसी में उलझ कर रह जाते हैं ये जितने भी मामले हैं, ये जितने भी मामले हैं। ये कम हो गया है, अब बहुत कम हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहे हैं और आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जान के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है ना अतुल जी। दिक्कत ये है, मुझे तहसीन जी और करण जी दोनों के पास मुझे आना है, मुझे दोनों के पास आना है। बस एक बात जो एके जैन जी ने कही थी उसका जवाब मुझे फराज जी से लेना है। हालांकि वो सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन जब सरकार में थे उस वक्त की बात तो मुझे बता सकते हैं। फराज जी, एक सवाल आया जो एके जैन जी ने पूछा, मई में जो बिल्डिंग इलीगल थी, जो इसका ध्वस्तीकरण होना था, जिस पर बुलडोजर चलना था, जुलाई 2016, 2 महीने के अंतराल में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्डिंग फंक्शनल हो गई, रेजिडेंशियल की जगह कमर्शियल बन गई और किसी को कुछ नहीं पता चला? देखिए प्राची जी, ये जो 2 महीने वाली बात आप कर रही हैं, इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा। इसमें जब जो बिल्डिंग के ओनर हैं उनको नोटिस दी गई थी और उन्होंने नोटिस में ये जवाब दिया था कि मुझको उपयुक्त समय नहीं मिला था कि मैं अपना जवाब दे सकूं। अब उसके बारे में डिटेल में जाना पड़ेगा और जब मैं पूरा, जाहिर सी बात है अभी मैं ऐसे कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने पूरा केस पढ़ा नहीं है, फ्रेंकली मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं फिर एक सवाल उठाना चाहता हूं आपके सामने, मैंने बड़ी ईमानदारी से जवाब दे दिया। देखिए प्राची, ठीक है, झांसी में अभी एक जो सरकारी अस्पताल में कुछ 15 नौनिहालों की मौत हो गई और उसका जो रिपोर्ट आई थी उसके आई थी कि उसका जो मुख्य कारण था वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था। क्या हमने उससे कुछ सीखा? अच्छा छोड़िए बिल्डिंग, छोड़िए इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, मैं तो सिंपल एक बात आपसे ये पूछ रहा हूं प्राची जी आपके माध्यम से कि अभी पिछले साल लगभग 250 से लेकर के 300 लोगों की हाथरस में भगदड़ से मौत हो गई थी। उसमें ना तो कोई बिल्डिंग खड़ी हुई थी, ना ही तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ था। वहां पर इतना बड़ा मजमा हो गया था और प्रशासन को पता तब चला, द हिंदू में पूरी रिपोर्ट छपी थी कि जब जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम होने लगा 300 लोगों की मौत हो गई।
उन 300 लोगों की जो मौत हुई उसका सरकार हिसाब फराज देगी जी, कि यही नहीं बात देगी? है ना, आप उस सभी पर लोग जो- अपनी ईमानदारी की उस कस्में पर- खाते हैं, लेकिन उस ईमानदारी का मैं क्या करूं जो 15 परिवारों को मैं- उजाड़ देता है। आपने पढ़कर बता दिया कि उसके मालिक को नोटिस दिया गया था, मैं भी अरे डिटेल में मैडम, पढ़ूंगा, उसके बाद बताऊंगा। यही दिक्कत है इस सिस्टम की। मैडम सुनिए, नोटिस मैं देकर तो लगता बोल है रहा हूं। काम कंप्लीट हो गया, नोटिस देकर लगता है अब प्राची चले जी, हमने अपना प्राची काम जी, पूरा कर दिया, उसके बाद कोई नहीं पूछता फराजी, कोई नहीं पूछता। अभी फराज जी, आरएनबी आपकी के संवेदनाएं भी तभी जागती हैं जब 15 लोगों की जान चली जाती है। आप भी तभी सवाल उठाते हैं, तभी कहते हैं कि सरकार ने गलत किया है। जवाब देना चाहें तो दे दें अनुपम जी, फिर करण जी आ रहे हैं चर्चा में। अनुपम जी। नहीं, मैं बात अब बहुत ज्यादा इसमें जवाब देने के लिए, लेकिन चूंकि एक प्रश्न किया गया था तो मैंने थोड़ा जो मुझे इनपुट मिला है कि एफआईआर 6 लोगों पे हो गई है, 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, एलडीए के 4 ऑफिसर सस्पेंड भी कर दिए गए हैं और एसआईटी को 7 डेज में रिपोर्ट अपनी सबमिट कर अरे देगी। इससे क्या लेकिन वो 15 लेकिन लोगों की सुनिए जिंदगी सुनिए वापस लेकिन आ अब जाएगी इस सर? पे नहीं, 15 लोग क्या वापस आ जाएंगे? जिस बहन ने देखिए, अपना जब भाई खोया है सरकारें- वो वापस आ जाएगा? जिस माँ ने वो अपना तो नहीं बेटा है। खोया है वो वापस आ जाएगा क्या? जिस भाई ने अपनी बहन को खोया वो बहन क्या वापस आ जाएगी? बोले आपके अनुपम जी। नाकारा सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम तो नकारा ठीक है। हमेशा से है फराज बिल्कुल। जी, बस नकारापन तभी दिखता है जब हम सत्ता से हटते हैं। सत्ता में बैठकर ठीक है। नकारापन कभी नहीं दिखता, तब सब कुछ अच्छा लगता है, सब चंगा होता है। अनुपम जी जवाब दें अभी। नहीं, मैंने आपसे शुरू में इसलिए कहा, बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की बातों पे हम बार बार पॉलिटिक्स करें और वही बात करें, लेकिन ये है कि सरकार किसी की भी हो, इस तरीके की घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जान सभी की कीमती है और हम मान रहे हैं कि चूक हुई है। हम इसमें कोई वो नहीं है कि हम सरकार का सिस्टम है तो हम डिफेंड करें, ये चूक हुई है, हमारी व्यवस्थागत चूक है और हम इस बात पे हम लोग कोशिश जरूर रहेगी ये कि ठीक है भविष्य में अनुपम ऐसी मिश्रा जी, घटनाएं तो ना फिर हो। ऐलान कर दीजिए कि हमारी सरकार का फेलियर है, हमारी चूक हुई है, अब जनता अपने भरोसे अगर अपनी आपको- जान की रक्षा करे। और अगर आप किसी अग- कोचिंग में जा रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो ये भी जनता पर डाल दें अनुपम मिश्रा जी कि वो पहले चेक करें, वो बिल्डिंग के अंदर जाएं, वो पहले चेक करें कि एनओसी है कि नहीं फायर विभाग की, वो चेक करें कि ये कमर्शियल अगर था कि आपको- रेजिडेंशियल था, वो चेक करें कि अगर- एक सीढ़ी है कि नहीं है, वो चेक करें कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन है कि नहीं है। अनुपम मिश्रा जी, क्योंकि आप तो मजबूरी बता ही रहे नहीं हैं, हो पाएगा। तो जनता से ही अपील कर दीजिए, हम अपनी रक्षा खुद ही कर लेते हैं। अगर आपको ये लगता था, मुझे आई एम सॉरी टू से, अगर आपको लगता था कि मैं यहाँ पर आकर के इस विषय पे तू मैं करूं, राजनीति करूं, इस तरीके की बात बिल्कुल करूं नहीं जो मुझे लगता नहीं था। करनी चाहिए, अनुपम मिश्रा नहीं, जी, अगर आपको लगता है, आप नहीं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं, आप मुझे गलत कोट कर रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। मैंने आपको तू मैमे के लिए तो कतई नहीं बुलाया, मैंने आपको बुलाया है आपकी जिम्मेदारियों के लिए, और जब जिम्मेदार व्यक्ति बैठकर अपनी मजबूरियां गिनाने लगता है ना, तो फिर सिस्टम फेल है। आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी, आपको कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील विषय पे मैं आपको तू मैमे के लिए बुलाऊंगी? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपने उस बात को तवज्जो नहीं, मैंने आपसे अभी पूछा आपने क्या किसी पे कार्रवाई हुई, मैंने आपको बताया कि एफआईआर हुई है, 6 लोगों पे 4 अरेस्ट हो गए, एसआईटी गठित हो गई, 4 एलडी ऑफिसर्स। ये बाकी पैनलिस्ट ने आपसे पूछा था, मुझे पता है आपने क्या कार्रवाई की है, एलडीए के अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया, एफआईआर भी कर दी है, तो अब आपने जब मालिक को कोई भी कहीं पकड़ पर लिया कोई, अब आप ये बताइए, लेकिन इससे अनामिका वापस नहीं आने वाली है, नीलेश वापस बिल्कुल नहीं नहीं आने आएगी। वाला है। ये कार्रवाई बिल्कुल पहले सत्य है। करते, कार्रवाई पहले करते। अब agree, करण I जी, agree। देखिए, मैंने एक आंकड़ा आपके साथ प्राची जी शेयर किया था कि वहां पर कोई फायर स्टेशन था ही नहीं दूर दूर तक। अब मैं एक दूसरी आंकड़ा आपसे शेयर कर रहा हूं। एके जैन साहब ने बहुत अच्छी बातें करी, दूसरे महानुभाव ने भी करी। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से लचरता से इस सरकार ने कार्य किया है। अभी अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो लखनऊ के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं अंकुश मित्तल जी, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये एनईसी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की गाइडलाइंस के हिसाब से एनओसी इशू करने का जो कार्य होता है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे पास केवल 46 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर्स हैं। कैसे ये 46 ऑफिसर्स इंस्पेक्ट करके सारी बिल्डिंगों में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एनओसी दे सकते हैं? सच तो ये है, और आगे इस बात पे आगे बोलते हुए गिरीश जी हैं जो इस डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैं, वो कहते हैं सच तो ये है आधे से ज्यादा के पास कायदे के कागज नहीं है और इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए जरा, विफलता का स्तर सोचिए आप जरा, ये है सच्चाई। आधी से ज्यादा, मैं तो आधी से ज्यादा भी एहतियात से बोल रहा हूं, सबके में आपको फ्लाउट दिखेगा नॉर्म्स का। कितने ऑडिट करते रहते हैं ये लोग? 46 ऑफिसर्स रखे आपने 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस चीज को ऑडिट करने के लिए। ये आपकी विफलता है कि नहीं? मैं तो यहां जवाबदेही की बात कर रहा हूं कि ये क्यों हुआ। असल में मैं तू मैमे में मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, पर आप अगर कहें अरे राजनीति मत करिए, अरे राजनीति में आप हो किस लिए भाई? जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए हो ना राजनीति में, सिर्फ नारेबाजी के लिए हम लोग।
इसका जवाब दीजिए सर। तो मजबूर है ना अनुपम जी, आपने सुना नहीं, होना चाहिए, ऐसा है, इंसानियत है, उनको दर्द हो रही है, पीड़ा हो रही है, वो तू मैं करने नहीं आए, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं करण जी? मजबूरी है अनुपम मिश्रा की, आपने सुना, वो मजबूर हैं काफी आज। अनुपम मिश्रा जी, करण जी ने जो एक बात कही है उसका जवाब देंगे? मैं भी पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्या एक सरकार के पास इतना वक्त नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है, या इतने सोर्सेज नहीं है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सके? प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल समय ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसपे अब काम अगर अभी भी नहीं होता है तो बड़ी ही दुखद स्थिति होगी। और जो अधिकारी सक्षम बैठे हैं जहां पर, अगर उनके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है तो उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान जब तक नहीं होगा और जब तक उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, इसका कोई निराकरण ऐसे संभव मुझे दिखता नहीं है। हम सरकार का अगर हिस्सा है तो हम तो इस पर, मैं आपसे ये आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि पीड़ा मुझे भी है कि मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से हम सब मिले और ये बात रखें। एक छोटी सी बात अनुपम जी, यहां पर फायर ऑफिसर, जो चीफ फायर ऑफिसर है, वो कह रहे हैं आपने उनको सुविधाएं नहीं दे रखी। वो ठीक है, आप जिस अफसर ने लचरपना किया उसको तो फिक्स करेंगे, इसमें किसकी गलती है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं प्रोवाइड कर रखा है कि एक प्रॉपर ऑडिट हो सके? 46 ऑफिसर्स 75 डिस्ट्रिक्ट में मुआयना लेने के लिए, वो थक गए आपसे कह के कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दो, आप वो नहीं दे रहे हो, फिर कह रहे हो हम आपको निकाल देंगे। ये तो फिर गलत बात है ना, फिर आप, ये तो आपकी सरकार की डायरेक्ट गलती है। बोल दें अनुपम मिश्रा जी जल्दी। नहीं, मैं चूंकि करण जी, मैं आप जो कोट कर रहे हैं, चूंकि वो स्टेटमेंट और वो मैंने नहीं देखा, तो मैं अचानक उस पर इस तरीके से रिएक्ट करना मेरे लिए फिजिबल नहीं है और ना मैं उसको उचित समझता हूं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है, आप कह रहे हैं, मैं भी उसको देखूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम सब मिलेंगे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस तरीके की बातें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ घटनाओं को घटित होने के बाद कार्यवाही ना हो। कार्य ये अब होना चाहिए कि कम से कम पहले से ही इस तरीके की हम एक व्यवस्था बना करके चले कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति कहीं ना हो। ठीक है अनुपम मिश्रा जी, और आप इतने संवेदनशीलता के साथ बोल रहे हैं, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि सरकार आपकी नहीं सुनती है तो सरकार का साथ आप छोड़ दें। फिर ऐसी नाकाम सरकार के साथ अगर आप रहिएगा, बार बार आप कहिएगा, इतनी उम्मीद करिएगा, आपको पीड़ा भी होगी और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं तो फायदा नहीं है सरकार में रहने का। तहसीन जी आप बोलिएगा, बस ये तस्वीर एक बार बता दूं, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं अस्पताल में, केजीएमयू में, जहां पर भर्ती हैं इस घटनाक्रम में प्रभावित जितने भी घायल हैं उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। अब कोशिश यही है कि मरहम लगाया जाए पीड़ितों के जख्मों पर, लेकिन असली सच्चाई भी यही है तहसीन जी कि सब जिम्मेदार हैं, जितने किरदार हैं सब जिम्मेदार हैं इन मौतों के लिए। नहीं, करण जो कह रहे हैं मैं इस बात को आगे ले जाता हूं। 46 ऑफिसर्स है, लेकिन ये कमर्शियल मीटर यहां पर लगा हुआ था। कमर्शियल मीटर्स की गाइडलाइंस है कि जो ऑफिसर है उसको वहां पर पर्सनली वेरीफाई करना होगा, और कमर्शियल मीटर्स आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कमर्शियल बिल्डिंग के प्लान सैंक्शन होकर नहीं बताते हो। तो अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग सैंक्शन थी 2016 में और कमर्शियल मीटर लग रहा है जो इलेक्ट्रिकल विभाग डिपार्टमेंट दे रहा है, तो यहां पर सब मिले हुए हैं, इलेक्ट्रिकल विभाग डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको मिल ही नहीं सकता बिना फायर एनओसी के सिग्नेचर के। तो कौन सा ऑफिसर ने उधर साइन किया बिना वहां गए? और सबसे पहले कमर्शियल बिल्डिंग की परमिशन के लिए आपको आर्किटेक्ट की साइन चाहिए। क्या आर्किटेक्ट जिसने ये बिल्डिंग बनाए उसको नहीं दिखा ये कमर्शियल बिल्डिंग है? इसके बाद कोचिंग सेंटर्स की एक सेंट्रल गाइडलाइंस है कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर एक तरह की सुविधाएं होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जिंदगी को लेकर। वो सारी सुविधाओं को भी इन्होंने दरकिनार कर दिया। तो ऑल इन ऑल पूरी तरह से, जैसे करण ने बताया, पूरा सिस्टम करप्शन में लिप्त है। अब कह रहे कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। मेरा प्रश्न है, आदरणीय मुख्यमंत्री पिछले 11-12 साल से मुख्यमंत्री है, क्या उनके संज्ञान में ये बात नहीं है? ये लखनऊ की बात है, क्या ये उनको नहीं पता? ये 14-15 बच्चों की मृत्यु के बाद उनको पता चला कि ये सिस्टम इस तरह से खराब हो गया है? ये क्या हम कर रहे हैं? कौन ये सिस्टम चला रहा है? कौन ये डिपार्टमेंट चला रहा है? जिन लोगों ने साइन किया वो लोग कहां है? किसने इसको सैंक्शन किया है? किसने उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल सैंक्शन किया? और अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के कागज आज भी है जो बताया जा रहा है, तो फिर कमर्शियल लाइसेंस कैसे मिला? इनको पता ही नहीं है ना। तो फिर कमर्शियल लाइसेंस कैसे मिला? तो यही है कि ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, नक्शा जो पास कराया गया उसके मुताबिक आंगन होना चाहिए, 3-3 मीटर आगे पीछे छोड़ना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं, सबकी आंखें बंद हैं। इस बिल्डिंग को देखकर मैं और आप बता सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग नहीं बता सकते। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके पुलिस वालों तक सबको पैसा बांटा जाता है, इसलिए कोचिंग क्लासेस इतना पैसा लेती है। और एक चीज इसमें हो गया, इन्होंने बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया, तो जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए क्योंकि आग लग गई थी, वो बच्चे अपने दरवाजे खोल नहीं पाए। उसकी क्या सुविधा थी?
उसके लिए भी कोचिंग सेंटर, जो सेंट्रल कोचिंग सेंटर के लिए जो गाइडलाइंस बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, अगर आप बायोमेट्रिक्स का प्रयोग करते हो कोचिंग सेंटर्स में, फायर एस्केप मैंडेटरी है, वो कहां था, वो क्यों ब्लॉक था? कहीं हम ये सवाल, कौन इसके लिए जवाबदारी देगा, कौन इसकी जवाबदारी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? फराज जी, क्या पैसा ही इसके पीछे जिम्मेदार है? पैसा चला जाता है आसानी से और जो वो जटिल से एक प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो जाती है, ऐसा है क्या फराज जी? इसलिए 2 महीनों में ये बिल्डिंग एकदम पास हो जाती है, फिट हो जाती है? नहीं प्राची जी, क्या कमर्शियल कनेक्शन जो 20 किलोवाट की जो बात हो रही थी, एक दूसरे लीडिंग चैनल में दिखा रहे थे, वो भी क्या 2016 में मिला? मुझे नहीं पता कि वो 2016 में मिला या अभी मिला। एक लीडिंग चैनल में यह भी दिखाया गया था कि जितना किलोवाट को लोड सैंक्शन था उससे ज्यादा वहां पर यूसेज हो रही थी। लेकिन मैं एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमको अपने कैरियर के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए एक हमारी भी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ, कि हम अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हमको सारे मानकों को देखना पड़ेगा। और प्राची जी, ऐसी जैसे अभी ये जो डोर लॉक्स की बात हो रही है, तो इसका बैकअप प्लान लेकर के जो ओनर थे उनको चलना चाहिए। सरकार के साथ साथ उन ओनर की भी जिम्मेदारी थी जो उस कोचिंग सेंटर के ओनर थे। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूं प्राची जी, मैं अगेन ये बोल रहा हूं कि ये फिर कुंभकर्ण की नींद सोएंगे, और आश्वासन से कुछ नहीं होता, घड़ियाली आंसू बहाने से भी कुछ नहीं होता है। कानपुर देहात के पटाखा फैक्ट्री में आग उनके लगेगी, पास 17 बताने लोग के लिए मरेंगे। है ना। देखिए, अनुपम मिश्रा जी को बाद में जानकारी मिली, लेकिन ये जानकारी तो है ही ना कि एलडीए के अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, जो ओनर है उसको पकड़ लिया है, मैं फिर से बोल सस्पेंशन रहा की हूं, तलवार और अधिकारियों पर लटक रही है। तो ये कार्रवाई तो दिखा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राउंड पर पहुंच गए, उप मुख्यमंत्री ग्राउंड पर पहुंच गए। अब उनके आंसू आपको सच्चे लगे ना लगे, लेकिन वो ग्राउंड पर थे। 10 सेकंड्स आपको, बस 10 सेकंड्स प्राची जी। आपको पता है कि जो झांसी के अस्पताल में जो वो हादसा हुआ था जिसमें 10-12 नौनिहालों की मौत हो गई थी, उसमें एक नर्स के ऊपर एक्शन हुआ था। अब वो नर्स के ऊपर क्यों हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये बाद में जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें पता लगा। तो ठीक है, एक नर्स को बलि का बकरा बना दिया गया, बाकी उप मुख्यमंत्री के लिए तो वहां चूने डाले जा रहे थे। आपने तो कवर किया होगा ना कि दूसरे दिन जब उप मुख्यमंत्री महोदय झांसी के उस अस्पताल में दौरा करने गए थे घड़ियाली आंसू बहाने, तो वहां पर अधिकारी चूना डलवा रहे थे कि आइए साहब आपका स्वागत है। अब लाल कालीन उनके लिए बिछाया गया कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो आरएलडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तुरंत वहां पर पहुंचे और अलीगढ़ से छोड़ करके आगे रह क्या एहसान किया। आप अलीगढ़ छोड़ करके ना ही आदरणीय मुख्यमंत्री, आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये सारी घटनाएं ना हो। एहसान तो आप में से कोई नहीं करता है। जनता आप लोगों को चुनती है, तब आप सत्ता में बैठते हैं। जनता के लिए ही आए हैं और जनता की वजह से ही आए हैं और जनता को ही ठगते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप लोग जनता को ही ठगते हैं, उन्हीं का वोट लेते हैं, उन्हीं की वजह से सत्ता में बैठते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और जिम्मेदारी के नाम पर आप दिखाते हैं ठेंगा। और आप सबके सब हैं, कोई कम नहीं, आप सबके सब हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अनुपम जी, सुनिश्चित करके जाएंगे आज मेरे इस कार्यक्रम में कि आगे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा? करवा पाएंगे क्या सरकार से सुनिश्चित? कहेंगे क्या अपनी सहयोगी बीजेपी को, मुख्यमंत्री को कहेंगे क्या कि ऐसा आगे से ना हो? बिल्कुल प्राची जी, मैं आश्वस्त ही नहीं कर रहा हूं आपको, बल्कि ये एक हम लोगों के लिए मैं वचनबद्ध भी हूं इस बात के लिए कि कम से कम भविष्य में इस तरीके की गलतियां कहीं ना हो। और सरकार पर जितना हम सबका, हमारी पार्टी का जितना जोर है, हम सब लोग मिलेंगे। एक विधायक प्रतिनिधि मंडल भी हमारा जाएगा और इस बात के लिए कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जाए। इस तरीके की जितनी कमर्शियल बिल्डिंग पास्ट में जो कुछ भी हो गया, जो पास्ट में हो गया, उस पर जाने की जरूरत नहीं। कम से कम अब जो ऐसी है, एक सघन अभियान पूरे प्रदेश में चला करके और ऐसी कहीं पे भी मुझे शब्द पर आपत्ति है कि पास्ट में जो कुछ हो गया उस पर जाने की जरूरत नहीं है। उस पर तो जाया जाएगा ना, क्योंकि उस पास्ट में 15 जिंदगियां जुड़ी हैं। प्राची जी, लेट मी फिनिश फर्स्ट। पास्ट से मेरा मतलब सिर्फ इस बात का है कि अगर पास्ट में कोई भी ऐसी इमारत, बिल्डिंग कमर्शियल बनी है जिसमें कोई त्रुटियां रही हैं, तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं दोबारा कि ये 2016 2016 में दिया गया, 17 में हम सरकार में है, हमारी ये जिम्मेदारी कि अब हम मिश्रा जी, आपके विधायक दल के नेता, आपका पूरा जो सदस्य चीज है वो कब मिली है? मैं पूछूंगी आपसे। बिल्कुल मैं पूछूंगी आपसे। अब बोले फराजी जल्दी से। हाँ प्राची जी, 10 सेकंड्स में मैं एक बात पूछना चाहता हूं आरएलडी के अपने प्रवक्ता भाई से कि जैसे ये बोल रहे हैं कि ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसे ना हो, तो अगर आगे ऐसा खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कुछ हुआ तो ये सरकार से समर्थन वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बता के जाएं। कम से कम इतना तो करेंगे आप।
बताइए अनुपम जी, आप कमिटमेंट देखिए, दीजिए इंडिया टीवी को। आप वो प्रश्न मुझसे कह रहे हैं जिसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। आप बात समझिए। आप अखिलेश जी क्या करेंगे, मैं वो आपसे पूछूं, आप दे पाएंगे कमिटमेंट? हाँ बिल्कुल, हमारे आप मुझे क्या ये हम बेहूदी देंगे बात commitment। नहीं, ये हम मैं आपको देंगे कमिटमेंट, मैं आपको, आप अरे प्रवक्ता हैं सर। आप मुझे यही नहीं पता है कि आप चलें, समाजवादी एक पार्टी दूसरे के से प्रवक्ता है कि नहीं है। एक दूसरे से मैं कमिटमेंट जनता- मांगने मैंने से साक्षी- अच्छा है अनुपम मिश्रा जी जी। और फराज जी अपने अपने कमिटमेंट निभा देते तो शायद 15 बिल्कुल। लोगों की जान ना जाती और आज इस पर हमें चर्चा नहीं करनी पड़ती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप Exactly। सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।